नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। शाम के 6 बज चुके हैं और शाम के 6 बजे मेरे द्वारा एक सेशन लिया जाता है जो आपकी साइंस की क्लासेस का होता है, जिसमें हम साइंस के पीवाईक्यूज को कर रहे हैं। और आज जो हम पीवाईक्यू करने वाले हैं वो 24 अगस्त 2022 की शिफ्ट थर्ड का करने वाले हैं। यानी हम इससे पहले शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। और इससे पहले की अगर आपको क्लास देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर इन क्लासेस को देख सकते हैं, जो कि हमारी ग्रुप डी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, साइंस, जीएस और मैथ्स की प्लेलिस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि आगे कि आपके लिए जो हम ग्रुप डी का पीवाईक्यू चला रहे हैं, इस पीवाईक्यू में पढ़ा कौन कौन रहा है। तो आज आपको जीएस पढ़ाया ललित सर के द्वारा, जो कि उन्होंने 1 सितंबर 2022 की शिफ्ट थर्ड को पढ़ाया था। 24 अगस्त 2022 की शिफ्ट को मैं पढ़ा रहा हूं और यहाँ पे यादवेन सर के द्वारा आपको शिफ्ट थर्ड कराई जाएगी 22 अगस्त 2022 की मैथ्स की शिफ्ट। तो यहाँ पर जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके पीवाईक्यूज को कंप्लीट करा रहे हैं, जो आपके ग्रुप डी में आए हुए एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कराया जाता है। इसी के साथ में अब आपको अगर इनकी प्लेलिस्ट देखनी है तो हमारे प्लेलिस्ट जो है वो हमारे यादवेन स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, जहाँ पे साइंस, जीएस और मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई हैं और सारी क्लासेस प्रॉपर वे में आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, और बात करें आगे कि भाई पीडीएफ के लिए क्या करें, तो पीडीएफ के लिए आपको करना पड़ेगा क्या, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा और यादवेन स्मार्ट क्लासेस को सर्च करके उसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद सारी पीडीएफ आपको प्रॉपर वे में, जो भी आपके शिफ्ट थर्ड हो चाहे शिफ्ट सेकंड हो या फर्स्ट हो, सारी आपको पीडीएफ यही मिलने वाली है। तो त्रिशा शर्मा गुड इवनिंग, एएसपी सतीश, रक्षा पारा सर, ये जितने भी लोग हैं जो हमारे साथ में जुड़े हैं, चैनल को शेयर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जो कि अपने साथी वास्तव में ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं और उन्हें अच्छा चैनल चाहिए जहां पे वो साइंस की तैयारी कर सकें। तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, उनको यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। एक बार उनको क्लास लाने के लिए कहते हैं ना, क्या पहली बार क्लास लेने के लिए कह सकते हो कि आज एक बार देख ले, उसके बाद उसका मन है आए ना आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्योंकि पीवाईक्यूज की बात है, शिफ्ट थर्ड की बात है। तो शिफ्ट थर्ड में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ये, जो 24 अगस्त 2022 को आया हुआ है। यहां पे बात करते हैं, आपका सबसे पहला क्वेश्चन कहता क्या है। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा, यहां बोला है श्वास रंध्र निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाए जाते हैं, जो कि आपके रेस्पायरेटरी पोर्स को कहते हैं। यहाँ पे रंध्र क्या होता है, वो पोर्स, यानी जो एक छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं जहां पर एयर एंटर करेगी। वो ऐसा इनमें से कौन है जिसकी बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जहां पर एयर एंटर कर जाएगी। तो इन चारों में से ऐसा कौन है जिनकी बॉडी से, हम भी तो सांस लेते हैं, लेकिन हम कहां से लेते हैं, हम लेते हैं नॉस्ट्रिल्स के द्वारा। यानी हम कहां से ले रहे हैं, नॉस्ट्रिल्स के द्वारा। और इन चारों में ऐसा है जिसके बॉडी पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो ऐसा कौन है, और एएसपी ने तुक्का बता दिया भाई। चलो एएसपी का भाई तुक्का सही हो गया और यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका तिलचट्टा, ऑप्शन नंबर सी। और त्रिशा शर्मा ने भी सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही है कि रेस्पायरेटरी पोर्स जो हैं वो तिलचट्टा में पाए जाते हैं, जहां पर वो क्या करता है, रेस्पायरेशन करता है, एयर एंटर करती है, एयर बाहर निकलती है, जो कि बॉडी पर छोटे छोटे छिद्र के रूप में उनके पास में होता है। बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये क्या है, ये कॉकरोच है और इस कॉकरोच के पास में जो ये पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्पाइरेकल कहते हैं। क्या कहते हैं, इन छोटे छोटे छिद्र को हम स्पाइरेकल कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इसी तरीके से इन्हें क्या कहते हैं, यहाँ पर तिलचट्टे के अंदर स्पाइरेकल कहते हैं। आया समझ, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या कहता है, पढ़ो, पढ़ने के बाद समझो कह क्या रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध है मेरे पास में। मेरे पास में 2 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध हैं, R1 और R2 के नाम से। और इनमें करंट को फ्लो कराने के लिए, भाई बैटरी नहीं लगी होगी तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, तो करंट को फ्लो कराने के लिए 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। और इनका जो संयोजन है वो श्रेणी क्रम में है। समझ, इतना समझना कि मान लो मेरे पास में क्या है,
मेरे पास में ये 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं। मैंने यहाँ पे 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध को क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर यहाँ पे मैंने इनको बैटरी से भी क्या कर दिया है, बैटरी से भी जोड़ा है। जब तक इनमें वोल्ट की 15 वोल्ट की जो बैटरी है इससे करंट फ्लो नहीं होगा तब तक यहाँ पे क्या होगा, इनमें लाइट नहीं जाएगी। तो ओम यहाँ पे क्या है, ये 2 ओम है और ये कितना है, ये 3 ओम है। और यहाँ पे इनको ही मैं क्या कह रहा हूँ, R1 और R2। ठीक है, तो बोला गया है R2 में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब आपसे मैं ये कहूं कि जब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो जितनी धारा यहां पे R1 में जारी होगी उतनी ही धारा R2 में जारी होगी। ठीक है, तो यहां पर विभवांतर कहां लगता है, इनके किनारों पर। यहां से धारा जो है वो यहां पर पूरा करंट यहां पर ही फ्लो हो रहा होगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि B बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा B बराबर IR होता है, सबको पता है। आप यहां पे B की वैल्यू की बात करें तो आपको B की वैल्यू कितनी दी गई है, 15 वोल्ट दी गई है। R की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, R यहां पे श्रेणी क्रम में, तो मैं क्या करूं, इन दोनों को जोड़ देता हूं। तो जोड़ने पर क्या होगा, हमारे पास में R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 ओम हो जाएगी, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे। अगर ये समानांतर जुड़े होते तो हम कहते 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, तो यहां पे अब आपके पास में सारी चीजें हो गई, B हो गया, R हो गया, बस वैल्यू को पुट करना है, रख दो। B कितना मेरे पास में 15 है, I मुझे निकालना है यानी करंट पता करना है, R मुझे दिया है कितना, 5 दिया है। अब मैं I की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं, 5 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 3 ओम आएगा, सॉरी ओम नहीं 3 एम्पियर आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, 3 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर। रवि 2006 ने आंसर तो नहीं दिया पर पता नहीं कुछ कहा है, और इस इमोजी का मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। बताना चाहते हो बता सकते हो, मुझे समझ में नहीं आया, बाकी का चलो। ये क्वेश्चन समझ में आया। गुड इवनिंग संजीव ठाकुर। सतीश तीनों का राइट भाई, बिल्कुल बहुत जल्दी बता दिया आपने, मेरे आंसर देने के बाद तुरंत बता दिया तीन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं सतीश भाई। क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड। थर्ड क्या कह रहा है, C6H10 यौगिक का अगला समजाति श्रेणी सदस्य कौन होगा। अब आपको यह मालूम होना चाहिए, C6H10 की बात हो रही है, ये यौगिक जो है वो एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है। तो आपको ये बात वैसे समझ में आनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि यहां पे एक होता है आपका, तीन हमारे पास में हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक होता है एल्केन, एक होता है आपका एल्कीन, और एक होता है आपका एल्काइन। और जब मैं इन तीनों की बात करता हूं तो इन तीनों का फॉर्मूला होता है। एल्केन की बात करेंगे तो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है CnH2n+2। एल्कीन की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन की बात करेंगे तो CnH2n-2। इसका मतलब ये एल्कीन वो होगा जहां पर कार्बन की संख्या अगर 2 है तो वो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एल्केन वो होगा जहां पे कार्बन की संख्या जितनी है उसके दुगने में 2 जोड़ दें तो वो हाइड्रोजन हो जाएगा। और एल्काइन वो होगा कि जहां पे कार्बन की संख्या जितनी होगी उसमें हम अगर 2 को दुगने कर कर माइनस कर दें 2 को तो वो एल्काइन होगा। अब आप बताओ ये क्या है, C6H10। तो ये C6H10 है। यहां पे अगर मैं ये कहूं कि ये 6 का दुगना है और उसमें से 2 माइनस हो रहा है, 6 का दुगना होता है 12 और 12 से 2 माइनस करेंगे हो जाएगा 10, तो हाइड्रोजन की संख्या होगी 10। तो हमें कौन सा ये दिख गया, ये क्या है, एल्काइन है। और इस एल्काइन में अगर मैं C की वैल्यू 7 रखूं, रखो C की वैल्यू 7 रखोगे तो क्या हो जाएगा, C की वैल्यू 7 और हाइड्रोजन की वैल्यू क्या हो जाएगी, दुगना हो जाएगी, और दुगने में से मैं 2 को माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, C7H12 हो जाएगा। और यही हमारा अगला श्रेणी होगी यानी अगला सदस्य होगा। तो आप देख लो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, C7H12। तो सतीश ने आंसर दिया है और इसके अलावा किसी ने आंसर नहीं दिया है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, लेकिन आप पढ़ते रहो, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। आप एक बार नोटिस कर रहे होगे कि इनमें देखो CH2 का फर्क आ रहा है, ये C6H10 है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इनमें क्या करेंगे, आगे अगर हमारी संख्या 1 बढ़ेगी कार्बन में तो हाइड्रोजन 2 बढ़ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई।
सर हम दिव्यांशी हैं। दिव्यांशी लड़के के बेस में, ये कैसे हो गया? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है परावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य होते हैं? तो परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, जहां पर कोई प्रकाश रे जाती है, जिस माध्यम में जा रही है उसी माध्यम में वापस लौट आए। ठीक है, और इसी परावर्तन का एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, थोड़ी देर में बताऊंगा, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं कि परावर्तन कहां पे इनमें से किस दर्पण के लिए सही है। तो बताओ इन तीनों में से किस में सही होगा, किस में परावर्तन हो सकता है? तो जब मैं अवतल दर्पण की बात करता हूं तो मैंने बोला कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके आउटर पार्ट पे हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं, और इनर पार्ट जो होता है वो क्या होता है? वो रिफ्लेक्शन एरिया होता है, रिफ्लेक्टेड एरिया होता है। और यहां पे अगर ये रिफ्लेक्टेड एरिया है तो इसका मतलब क्या है? कोई भी प्रकाश किरण आएगी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि यहां पे इनर पार्ट में हम पॉलिश कर देते हैं और आउटर पार्ट आपका रिफ्लेक्टेड रे होता है। तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन आपका उत्तल दर्पण में भी होने वाला है। अगर मैं समतल दर्पण की बात करूं तो समतल दर्पण में भी हम क्या करते हैं? पीछे वाले पार्ट पे क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं, और उसके बाद में आप अपना फेस भी समतल दर्पण में देखते होगे। ठीक है, इन तीनों चीजों में आपने देखा कि इन तीनों में हमने एक पार्ट पे क्या किया? पॉलिश की है। और अगर एक पार्ट पे पॉलिश की है तो इसका मतलब क्या है कि वो यहां पे मिरर का काम कर रहा है। और अगर वो मिरर का काम कर रहा है तो इसका सेकंड पार्ट जो होगा, यानी दूसरा जो पार्ट होगा, वो आपका रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है। इसलिए तीनों पार्ट में ही रिफ्लेक्शन होगा। यहां पे आपके ए, बी और सी तीनों सही हैं। सतीश ने बताया है पहले बी, उसके बाद में डी। तो बताइए भाई, मैं बता दूं ना तो बी है ना ही डी है, आपका ऑप्शन नंबर ए है। आपका तुक्का भी नहीं लगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, जहां पे हमें रिफ्लेक्शन होगा, ये बात बता रहे हैं। तीनों आपके दर्पण जो हैं वो सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। 5 आपसे क्या कहता है? धावन सोडे की बात करता है। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? सतीश सर भी पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो सतीश भाई, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, या फिर जो भी साथी मेरे साथ में जुड़े हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर लिख दें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो जाता है शायद आने में। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर का बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो भाई पहले मेरे पास में धावन सोडा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो धावन सोडा की अगर मैं बात करूं तो धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है आपका Na2, ठीक है, CO3 10H2O। ये क्या है मेरे पास में? धावन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। होता है कि नहीं होता? ASP का आंसर आ गया है V। चलिए, अब आपसे मैं कहूं कि ये तो मेरे को दिख रहा है Na2CO3 क्या होता है? Na क्या होता है? सोडियम होता है। CO3 होता है हमारे पास में कार्बोनेट। तो मेरे को शुरुआत में पता चल गया कि ये सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, अब मेरे पास में आगे वो आपका जल जुड़ा हुआ है, यानी पानी जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसे हम हाइड्रेट के नाम से जानते हैं। अब आपसे मैं ये कहूं ये कितना है? यहां पे कुछ नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर का मतलब होता है डेका। इस नंबर का क्या मतलब होता है? डेका। पेंटा का मतलब होता है 5। आपने सुना होगा, कहते ना पेंटा हाइड्रेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 5 5H2O होगा। हेमी हाइड्रेट लिखा होता है उसका मतलब होता है हाफ H2O होगा। डाई हाइड्रेट लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है? 2H2O होगा। इसी तरीके से 10H2O लिखा है तो ये डेका हाइड्रेट होता है। तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब आप आंसर देख लो, इनमें से क्या आंसर होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए कहता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। आया समझ? हाँ सतीश, अब आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले पर। इसमें कुछ नहीं था, धावन सोडा का हमारे पास में केमिकल फॉर्मूला अगर पता करना है तो हमारे पास में फॉर्मूला पता होना चाहिए Na2CO3 10H2O। यहाँ से Na2CO3 की बात करें तो ये सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। 10H2O की बात करें तो ये डेका हाइड्रेट कहलाता है। अगर सिंपल H2O होता है वो हाइड्रेट कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रखा है गोली दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या हमारे पास में आर है, ठीक है। यानी वक्रता त्रिज्या की बात करें तो इसे कहते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि आर है। वस्तु की दूरी कितनी दी गई है, यू दी गई है। प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी गई है, बी दी गई है। तो इनके बीच में हमारे पास में सही संबंध कौन सा है, इन चारों में से मुझे बताना है वो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे भाई, कोई भी गोली दर्पण ले लो। मैंने कहा कि मेरे पास में ये गोली दर्पण है और इस गोली दर्पण में मैंने अवतल दर्पण लिया और इसमें क्या किया, बाहर वाले पार्ट पे पॉलिश कर दिया। जब मैंने पॉलिश की तो अब आपसे मैं कहूं कि इसमें कुछ पॉइंट होते हैं। वो पॉइंट अगर मैं ये कहता हूं कि एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम सी के नाम से जानते हैं। एक होता है आपका फोकस, और यहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये आप सभी जानते हैं। मैं अगर ये कहूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, ये रेडियस होती है। क्या होती है, रेडियस होती है इस कर्वेचर की। तो इसका क्या कह रहे हैं हम, आर कह रहे हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया। अब मैं अगर ये कहूं कि फोकस दूरी क्या होती है, यहां पे जो फोकस दूरी जो होगी, या फोकल लेंथ जिसे कहते हैं, फोकस तक की दूरी, उसे फोकल लेंथ कहते हैं। आया समझ। अब आप बताओ, कहीं ना कहीं मैं वस्तु को रखूंगा, यहां पे कहीं ना कहीं मैं वस्तु को रख रहा हूं। चलो मैं इसको ग्रीन कलर से लेता हूं कि मैंने रखी है कोई वस्तु, और जब मैंने कोई वस्तु रखी है तो वस्तु के रखने की कुछ दूरी होगी, उसे मैं क्या कहूंगा, उसे कहूंगा यू। और इस वस्तु की वजह से कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बन रहा होगा, और उस प्रतिबिंब की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कहीं ना कहीं कोई प्रतिबिंब बना है ये, और इस ब्लैक कलर को मैं कहता हूं कि मेरे पास में एक इमेज बनी, और इस इमेज की दूरी क्या कहलाती है, बी कहलाती है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब बताते हैं कि इसमें एक फॉर्मूला लगता है जिसे हम दर्पण फॉर्मूला कहते हैं, मिरर फॉर्मूला कहते हैं, जो होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। ठीक है, यहां पे आपको ये समझ में आया, 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/b, ये फॉर्मूला होता है। अब मेरे को बस इतना बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। अगर मैं यहां पे ये बात कहूं कि आप इस पार्ट को देख रहे हो, फोकल लेंथ f है, और इसका दुगना कर दें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी पता चल जाएगी। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि ये 2f जो है वो बराबर किसके होगा, r के होगा। और f अगर की f की बात कर लूं तो ये किसके बराबर होगा, ry2 के बराबर होगा। यहां से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, जो कि r है। और फोकल लेंथ जो होती है, अगर मैं इस फोकल लेंथ का दुगना कर दूं तो मुझे रेडियस मिल जाएगी। तो यहां पर मैंने यही किया, f की वैल्यू आ गई ry2, कुछ नहीं करना, सिंपल वैल्यू को रख देना है। f की वैल्यू मेरे पास में क्या है, r/2 है, तो आप रखोगे, यहां पे रखोगे r/2, और 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/r। अब यहां पे भाई क्या हो रहा है, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि आंसर भी हमारा एलसीएम टाइप में ही आ रहा है। तो मैंने क्या किया, यहां पे एलसीएम लिया, और एलसीएम मेरे पास में आया ub है। जब इसका यहां पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में बचेगा क्या, b का, और यहां बचेगा हमारे पास में u। अब आप बताओ, आर की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो सब कुछ पलट जाएगा। कैसे पलट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, b प्लस यू आ जाएगा नीचे, u भी चला जाएगा ऊपर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के साथ में हो जाएगा ub, और u प्लस बी चला जाएगा, यानी b प्लस यू कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अगर ये चीज आपको कहीं भी किसी भी ऑप्शन में दिखती है तो वही आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब देख लो किस में दी है, r इक्वल टू 2ub अपॉन u प्लस बी, यानी यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सतीश ने आंसर दे दिया है, एएसपी ने कहा है कि भाई मेरे को पता नहीं है, सतीश कह रहे हैं आंसर होगा बी, और दोनों ही आंसर हैं गलत। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। कुछ नहीं था, बस मेरे पास में मैंने एक ही वैल्यू को रखा है, बाकी ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं इसे हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। और जो मैंने वैल्यू बताई है, ये वैल्यू क्या है, फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ हमेशा दुगना होता है किसका, फोकल लेंथ आधा होता है रेडियस का। ठीक है, और रेडियस दुगनी होती है फोकल लेंथ ही, ये बात आप याद रख लो। वफरिंग नहीं हो रही है, मेरी तरफ से एक्सलेंट कनेक्शन है, थोड़ा सा आप अपना चेक कर लो, मुझे लगता है शायद मेरे से यहां से दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 7 हमसे यहां कह रहा है कि एक 2 ओम का प्रतिरोध है। भाई हमारे पास में कोई चालक है, मान लो ये कह रहा है हमारे पास में एक चालक है, तो मैंने ले लिया कोई वायर या कोई भी चालक ले लो, ये चालक है। और इस चालक पे हर वायर का, कोई भी वायर ले लो, तो कोई भी वायर होगा उसका यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा हर वायर का अपना अपना होता है। तो यहां पे मैं कहूं कि आर मुझे दिया है, कितना दिया है, 2 ओम दिया है, 2 ओम का मेरे पास में एक प्रतिरोध है। ठीक है, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा यानी कोई करंट लग रहा है, तो कितना मैंने करंट यहां पे प्रवाहित किया है, 5 एम्पियर का करंट यहां पे मैंने इस पे लगाया। अब मुझे बताना है कि जो चालक के सिरे हैं ना, इन सिरों पर कुछ ना कुछ विभवांतर लग रहा होगा, वो विभवांतर मुझे पता करना है। अब फॉर्मूला सबको रटा हुआ है कि B बराबर क्या होता है, आई आर होता है। B की वैल्यू मुझे पता करनी है, I की वैल्यू मुझे दी है 5 और R की वैल्यू जो दी है वो कितनी दी है, 2 दी है। अब आप बताओ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट आएगा। तो B की वैल्यू यहां पर आपको निकल के आ गई, ऑप्शन नंबर डी। त्रिषा शर्मा ने आंसर दे दिया है, सतीश ने भी आंसर बता दिया है। सतीश, मेरी क्लास रुक रही है, तो बेटा सतीश या फिर दिव्यांशी, आपका जो नेट है वो थोड़ा सा कम होगा या फिर नेट नहीं आ रहा होगा। एक बार आप एयरप्लेन मोड से दोबारा इसको स्टार्ट कर लें, शायद हो सकता है आपका सही हो जाए। मेरी तरफ से यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, एक्सेलेंट कनेक्शन आ रहा है। और यहाँ पे मेरे सामने भी क्लास चल रही है। अगर वहाँ पे कल रुक रही थी तो मैंने खुद बोला था कि क्लास रुक रही है, आज नहीं रुक रही है तो मैं नहीं बोलूँगा क्लास रुक रही है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 8। मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक छड़ चुंबक है, यानी एक बार मैग्नेट है। यहां पे एक छड़ चुंबक है, मैंने कहा मेरे पास में एक बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट मैंने ये रखी है। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निर्देशित करिए। आपसे अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास में अगर बार मैग्नेट है तो इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र होगा और वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं जो आपकी रेखाएं होती हैं वो इस तरीके से आपकी रेखाएं बनती चली जाती हैं। ठीक है, और ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये भी आप याद रखिए। रेखाएं जो हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबक में एक तरफ एन होता है, दूसरी तरफ एस होता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इनकी कहीं ना कहीं दिशा भी होगी, तो जब मैं चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को देखता हूं तो ये एन टू एस चलते हैं, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर चलते हैं। अगर ये नॉर्थ से साउथ की ओर चल रहे हैं लेकिन ये तो चल रहे हैं बाहर की ओर, और मुझसे क्वेश्चन कहता है भाई अंदर की ओर, तो इसका मतलब है कि चुंबकीय रेखाएं अंदर भी चलती होंगी। और अगर ये अंदर चल रही हैं तो यहां से अगर मैं ये कहूं कि ये वाली जो रेखा है ये इस तरीके से जा रही होगी, और अगर ये इस तरीके से जा रही है तो अब यहां से एन से एस की तरफ आई, फिर ये एस से एन की तरफ आएगी। तो यहां पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा कि अंदर के जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो आपकी साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। तो आप आंसर क्या दोगे इन चारों में से, ऑप्शन नंबर डी, कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर चलती हैं। अगर आपसे पूछता क्या बाहर का, तो ये कहता है नॉर्थ से साउथ की ओर। हमसे पूछा है अंदर का चुंबकीय क्षेत्र, तो ये हो जाएगा आपका साउथ से नॉर्थ की ओर। ठीक है, प्रणाम भाई एबी डिविलियर्स। वही साउथ अफ्रीका से एबी डिविलियर्स भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बाकी ये डिटेल आपको मैंने यहाँ पे दे दी है कि आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं कहाँ से कहाँ चलती हैं। काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, इमेजनरी लाइन होती हैं। बाकी आपके सामने ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप पढ़ लेना, जो कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है यादबीन स्मार्ट क्लासेस। आप वहाँ जाके उनको सर्च कर सकते हो और सर्च करने के बाद आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद सारी पीडीएफ आपको वहाँ मिलती रहेंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो क्या कहता है कि एक प्रकाश किरण है, एक प्रकाश किरण है, दो माध्यमों को अलग करने वाले इंटरफेस पर 45 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है। अब मैं अगर ये बात कहूं कि मेरे पास में क्या है,
प्रकाश किरण की बात हो रही है, तो मैंने कहा कि ये कोई एक क्या है, मीडियम है। एक मीडियम जो है आपका ऊपर है, मीडियम 1 कहता हूं, या फिर मैं कहता हूं कि चलो ये आपका कोई मीडियम 1 को मैं N1 ले लेता हूं, और ये क्या है, मीडियम 2 है। ठीक है, यहां से प्रकाश जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास में होगा एक नॉर्मल, जो कि ये है, क्या है, यहां पे मैं कहूंगा ये सबसे पहले ये नॉर्मल। अब इस नॉर्मल पे क्या होता है कि एक प्रकाश किरण आपतित होगी। तो ये क्या है, ये एक प्रकाश किरण जो है वो आपतित हो रही है, और जो आपतित हो रही है तो उस पर जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, आपतन कोण बनेगा। तो ये है आपका 45 डिग्री का एक कोण बन रहा है, जिसके लिए अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। अपवर्तन क्या, जब यहां से प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में एंटर करती है तब ये अपने मार्ग से भटक जाती है या फिर झुक जाती है, या तो नॉर्मल की ओर या फिर नॉर्मल से दूर। इन दोनों में अगर मैं बात करूं कि ये कोण आपको 30 डिग्री दे रखा है, और अगर ये 30 डिग्री है ना, तो 45 डिग्री से तो हमारा यहां पे नॉर्मल से तो था, 30 डिग्री का मतलब है कि ये इसकी ओर झुक रहा होगा। तो यहां पे अगर मैं कहता हूं कि ये जो है वो इसकी ओर झुक रही है, तो इस तरीके से ये लाइन जो है वो यूं जा रही होगी। ठीक है, जबकि इसे कैसे जाना चाहिए था, इसको यूं जाना चाहिए था। वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कैसे जाना चाहिए था। इस लाइन को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये झुक गई किस तरफ, नॉर्मल की ओर। अब यहां पे नॉर्मल की ओर झुकी है, तो इसके बीच में जो कोण दे रखा है वो कितना है, मेरे पास में 30 डिग्री का कोण है। ठीक है, आपतन कोण 45 है, अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। अब मुझे क्या करना है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके बराबर है ये पता करना है। तो पहले माध्यम अपवर्तनांक को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष जो कि पहले लिखा जाएगा, दूसरे का अपवर्तनांक यानी बाद में लिखा जाएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो याद रखना, जब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो वो माध्यम होता है ऊपर, और जिसके सापेक्ष निकालना हो वो माध्यम होता है नीचे, और यह होता है आपका साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, ये होता है आपका स्नेल का नियम। ये नियम कौन सा है, स्नेल का नियम कहलाता है। साइन आई की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, आपतन कोण है तो साइन 45 दे रखा है 45 डिग्री। साइन आर की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, साइन आर की वैल्यू हमें दे रखी है 30 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत, केवल वैल्यू रखी है। इसके बाद में इसको सॉल्व करोगे तो μ2 अपॉन μ1 की बात करते हैं। साइन 45 का मान होता है कितना, 1/2 होता है, सॉरी साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 30 का मान होता है 1/2। और इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, 2 जाएगा आपका ऊपर तो ये हो जाएगा 2/√2। ठीक है, अब √2 से 2 को जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा √2 आता है। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा जिसमें √2 है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि ये दिया है। ठीक है, कुछ नहीं है, यहां पे हमने स्नेल का नियम लगाया जो कि होता है μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई यानी आपतन कोण जो 45 डिग्री दे रखा है, अपवर्तन कोण जो 30 डिग्री रखा है। आई और आर की वैल्यू रख दी और उसके बाद में आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें यहां पे क्या दे रखा है, इसी को पढ़ते हैं। बात करते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 की, जो क्या कहता है, एनिमल रिप्रोडक्शन की बात करता है, जो कि हम लोग हैं। ठीक है, एनिमल रिप्रोडक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत दे रखी है। भाई गलत बताना है, 4 ऑप्शन है, गलत क्या हो सकता है, सबसे पहले ऑप्शन से चलते हैं। आज सुबह से 6 बजे से 6:36 लाइट, अभी तक लाइट नहीं है भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पढ़ाने वाला हूं, बिजली वाला नहीं। ठीक है, इसकी बात करते हैं एनिमल रिप्रोडक्शन की। तो एनिमल रिप्रोडक्शन के संबंध में गलत क्या है, सबसे पहले ऑप्शन ए को पढ़ते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि मानव मादा यानी फीमेल की बात हो रही है। फीमेल में जो अंडाणु होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, जो कि ओवेरी से बनता है। ठीक है,
ओवेरी से जो आपका अंडाणु यानी ओवम बन के आया, उसका निषेचन गर्भाशय में होता है। ये कह रहा है कि उसका जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है, यूटेरस में होता है, जबकि यहां पे यूटेरस नहीं होगा। यूटेरस में तो क्या होता है, यूटेरस में तो बच्चा आता है, लेकिन यहां पे जब अंडाणु का निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन हमेशा कहां होगा, ये जो आपको दिख रही है नली टाइप की, इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो ओवम का फर्टिलाइजेशन हमेशा वो आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है, गर्भाशय में नहीं होता। इसलिए आपका जो गलत ऑप्शन पूछा गया था दो, वो हमारा पहला ही ऑप्शन है गलत, बाकी सब सही है। भाई बनवा दोगे तो बन जाएंगे, नौकरी तो वो भी सरकारी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले आपको यहां पे दिख रहा होगा, त्रिशा शर्मा को समझ नहीं आया। त्रिशा शर्मा, फीमेल की बात है, अगर तुम फीमेल हो तो वास्तव में तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर फीमेल के बेस में अगर तुम मेल हो तो भाई तुम्हें समझाना मुझे मुश्किल दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं ग्रुप डी की। गुड मॉर्निंग प्रशांत कुमार। यहाँ पे बात करेंगे यादवेन स्मार्ट क्लासेज, जो कि आपका अब एप्लीकेशन पर यानी प्ले स्टोर पर भी मिलता है। ठीक है, हम यूट्यूब चैनल की बात करें जो कि आपको सामने हम पढ़ा रहे हैं, अब यहाँ पर हम पीवाईक्यूज करा रहे हैं। अब आपको हमारे पीवाईक्यूज को पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको लगता होगा कि भैया हम थ्योरी और कंसेप्ट को भी अच्छे से पढ़ाते होंगे। अगर थ्योरी और कंसेप्ट को भी पढ़ना चाहते हो इसी तरीके से, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो हमारी एप्लीकेशन में। और एप्लीकेशन में जुड़ने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, और डाउनलोड करने के लिए कहीं ना कहीं जाना होगा। तो जाना कहाँ है, प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं यादवेन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन को। और जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारा होम पेज ही सबसे पहले ये दिखाएगा कि 399 में हमारा एक कोर्स ले लो, और वो कोर्स हमारा किसका है, ग्रुप डी का चैंपियन बैच है। और इस ग्रुप डी में चैंपियन बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा कोर्स लेना पड़ेगा जो कि 399 रुपए में, जिसमें हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। मैं साइंस ही पढ़ाता हूं जो को आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा मैथ्स यादविन सर पढ़ा देंगे, और जीएस की बात करोगे तो आपको ललित सर के द्वारा पढ़ाई जा रहा है, और रीजनिंग की बात करेंगे तो लवकुश सर आपको पढ़ाने वाले हैं, जिनकी क्लासेस आपको 1-2 दिन के अंदर मिलने वाली हैं। तो ये सारी क्लासेस आपको मात्र 399 रुपए में मिलनी है। 4 क्लास, चारों का सब्जेक्ट कंप्लीटेड, यानी सिलेबस को कंप्लीट हम 400 रुपए में करा रहे हैं, जो कि आपको 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए में भी नहीं कराया जा रहा। और यहाँ पे हम लाइव क्लास तो देंगे ही देंगे, और लाइव क्लासेस आपकी रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहेंगी। क्लास नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं वो पीडीएफ में आपको मिलेगा ही, लेकिन उसके अलावा हम हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहने वाली हैं। जो हमारा कोर्स है वो बेसिक्स से चलेगा और एडवांस लेवल तक, यानी जिसको नहीं आता है वहां से जिसको बहुत कुछ आ गया वहां तक चलने वाला है। इसके अलावा क्लासेस बाइलिंगुअल, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बाइलिंगुअल है। डाउट क्लासेस, अगर आपको डाउट आएंगे तो उसके लिए अलग से क्लासेस। सर ले लिए हैं आपका बैच? तो बिल्कुल भाई, त्रिशा शर्मा ने बैच ले लिया है, और इसी की खुशी के साथ में लड्डू बांटो। सर हम भी पढ़ना चाहते हैं आपके साथ, अगर आप हमारे साथ में पढ़ना चाहते हैं तो उसी की डिटेल मैंने बताई है कि आप यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप हमारा बैच चैंपियन बैच ले सकते हैं, जो कि आपको मात्र 399 रुपए में मिलने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कहता है? 11 कहता है कि जल और गैस कॉर्क को पार नहीं कर सकते। जल और गैस जो हैं वो कॉर्क को पार नहीं कर सकते। अब सबसे पहले माइंड में आएगा कॉर्क क्या होती है। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहली डेड सेल्स, अगर यानी सबसे पहले सेल खोजी गई थी, और जो कि डेड सेल्स थी वो इस कॉर्क में ही खोजी गई थी। और इसकी खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। तो कोशिका की खोज करने वाले रॉबर्ट हुक थे। उन्होंने क्या किया था, छाल, पेड़ की जो छाल होती है उस छाल पे जो सेल पाई जाती है उसे कॉर्क कह रहे हैं। ठीक है, तो कॉर्क को पार नहीं कर पाते हैं जल और गैस। क्यों नहीं कर पाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनकी कोशिकाओं में कुछ ना कुछ ऐसा पाया जाता होगा जो जल और गैस को एंटर ही नहीं करने दे रहा है। तो यहां पे इन चारों में से ऐसा क्या है कि इनको एंटर नहीं करने दे रहा है? तो अब बताओ, आपको पता है प्लांट के पास में आउटर लेयर होती है,
और प्लांट की अगर मैं आउटर लेयर की बात करूं तो प्लांट तो आपने देखा होगा, जैसे ये प्लांट की आउटर लेयर है, और इस आउटर लेयर की अगर बात करते हैं तो यहां पे आपको क्या मिलने वाला है, यहां पे आपको कहेंगे कि एक सेल मिलती है जिसको हम कॉर्क के नाम से जानते हैं। और आज भी अगर आप बात करें चैंपियन, चेक करना, डीजे बंद हो गया, ठीक है भाई डीजे बंद हो गया, चेक कर तो रहे हैं, डीजे फिर से चालू किया जाए। आ गया भाई डीजे आ गया, बैंड बाजा। हाँ जी बिल्कुल, एबी डिविलियर्स साउंड सिस्टम चेक कर लिया गया है और आपके सामने साउंड आ गया होगा। अब बात करते हैं दोबारा से इसकी कि जल और गैस कॉर को पार नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनमें कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो जल और गैस को एंटर नहीं करने देता। मैंने यही बताया कि प्लांट होता है, उस प्लांट की आउटर लेयर होती है, उस आउटर लेयर को हम छाल कहते हैं, कहते हैं ना पेड़ की छाल है ये, तो उसे हम छाल कहते हैं। और इस छाल के अंदर कुछ ऊतक पाए जाते हैं, कुछ टिश्यू पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। और इस कॉर्क में जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, कई सेल से मिलकर बना होता है, टिश्यू है तो कई सेल से मिलकर बना होगा, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता। और गैप नहीं होता तो यहाँ पे कोई ना कोई एक पदार्थ और पाया जाता है और उस पदार्थ को हम सुबेरिन कहते हैं। सुबेरिन नाम का जो पदार्थ है, इसकी वजह से जल और गैस कॉर्क को पार नहीं कर पाते हैं। जहां पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आया समझ, नहीं आया, क्या आ गया भाई? प्लांट है, प्लांट का आउटर लेयर जिसे छाल कहते हैं, छाल में जो ऊतक पाया जाता है उसे कॉर्क कहते हैं। कॉर्क जो है वो कहीं बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है। इस सेल के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम सुबेरिन कहते हैं। सुबेरिन जल और गैस को एंटर नहीं करने देता। सर आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप यूपी SCRO ARO के लिए टीचर हायर कीजिए भाई को। अगर ग्रुप डी और UPSI से आगे बढ़ना चाहेंगे तो जिस दिन हमें लगेगा कि बढ़ना चाहते हैं तो हम उस दिन आपके हायर भी कर लेंगे, उस दिन आपका कोर्स भी चलाएंगे। बाकी हम लोगों ने RO ARO के लिए मेरे द्वारा ज्योग्राफी भी पढ़ाई गई है और अखिल सर के द्वारा हिस्ट्री भी पढ़ाई गई है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं और आपको लगता है कि ऐसा उसको कंटिन्यू कर सकते हैं तो आप उसको देखिए पहले और फिर हमें कमेंट करिए, तब बताना। ठीक है, हमने खुद पढ़ाया है भाई। बाकी ये मैंने पूरी डिटेल दे दी है और इस डिटेल को पढ़ लेना, और पढ़ने वही चीज है जो मैंने यहाँ पे बताई है, वही सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कोशिका के किस पार्ट में ग्लूकोज जो है पाइरुवेट बनाता है। अब आपको एक बात पता होगी कि हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं उसकी वो जो है वो कन्वर्ट किस में होना है, उसका डाइजेशन होता है, वो कन्वर्ट किस में होना है, वो हमेशा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और ग्लूकोज किसे चाहिए, ग्लूकोज चाहिए सेल को। और सेल को क्यों चाहिए, क्योंकि सेल जो है वो पाइरुवेट में टूटेगी और पाइरुवेट में टूटेगी तो वो ATP में एनर्जी प्रोवाइड कर दी है, जिसकी वजह से हम लोग आज इधर उधर मूव कर पाते हैं। एंड कहते हैं ना हमारी एनर्जी खत्म हो गई, एनर्जी खत्म हो गई, उसका मतलब है क्या कि आपके अंदर ग्लूकोज जो है उसकी कमी हो गई और यहाँ पे वो पाइरुवेट में नहीं टूट पाया है, इसकी लिए कहते हैं कि एनर्जी खत्म हो गई और उसकी वजह से आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपको फिर से ग्लूकोज बनता है और वो पाइरुवेट में टूटता है। ठीक है, अब आपसे अगर मैं ये कहूं जो कोशिका है, इस कोशिका में क्या क्या, जैसे ये सेल है, ये आपकी क्या है, कोई एक सेल है और इस सेल को क्या चाहिए ये मैंने बता दिया, हमें इस सेल को चाहिए ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज चाहिए क्यों, क्योंकि ये ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होगा किस में, पाइरुवेट में। किस में कन्वर्ट होगा, पाइरुवेट में। और पाइरुवेट में कन्वर्ट क्यों होता है, क्योंकि इसे क्या चाहिए,
एटीपी में एनर्जी चाहिए, इसी वजह से ये पायरुवेट में टूटता है। और ये जो टूट रहा है ना पायरुवेट में, ये कहाँ टूटता है? तो कोशिका के पास में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। कोशिका के पास में क्या होता है? साइटोप्लाज्म, जो कि आपका फ्लूइड टाइप का होता है, जिसे चिपचिपा पदार्थ कहते हैं, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। और ये आपका कोशिका द्रव्य कहलाता है। और कोशिका द्रव्य में ये प्रक्रिया होती है जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो होती है, इसमें ग्लूकोज जो है पायरुवेट में टूटता है, और पायरुवेट में टूटने के बाद वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। और बाकी का आप देखोगे, हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन अगर हमें मिल जाता है तो ऑक्सीजन वाली क्लासेस, यानी ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, तब वो चीज प्रोसेस जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने के बाद आपको पूरी तरीके से एनर्जी मिलती है, जिस वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, राइट राइट राइट, डी राइट है। हाँ जी, डी राइट है। सी कौन बता रहा? प्रशांत भाई, सी नहीं होगा, डी होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, इतनी डिटेल में क्यों बता रहा हूं? आंसर को सही बताने के लिए। आप पहले ही आंसर गलत दे देते हो, थोड़ा रुको यार। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान, भाई पदार्थ है, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन के दौरान अगर उसने हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो हाइड्रोजन का त्याग करने को हम उसे क्या कहेंगे? उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? तो आपने देखा होगा कि हम रिएक्शन कराते हैं, उसमें जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है, उस हाइड्रोजन का क्या कर दिया जाता है? त्याग कर दे, यानी हाइड्रोजन हटा दिया जाए। या फिर हम कहेंगे कि ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन जो है वो जुड़ जाए। ये दोनों चीजें अगर हो जाए ना, इसको हम कहते हैं कि उस पदार्थ का क्या हो गया? उसका वो पदार्थ ऑक्सीडाइज हो गया। तो हम क्या कहते हैं? वो पदार्थ जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो पदार्थ है जो हाइड्रोजन का त्याग कर रहा है या फिर ऑक्सीजन को जोड़ रहा है, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर जहां पर ऑक्सीजन को हटा दे, यानी ऑक्सीजन का त्याग हो जाए, तो उसे कहते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसे कहा जाता है? जहां पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और जहां पे ऑक्सीजन हट रहा है उसे रिडक्शन कहते हैं। और आंसर आ चुका है भाई ऑप्शन नंबर ए। प्रशांत कुमार, एएसपी, सतीश, सभी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हार्ट की बात करते हैं। अब आपको पता है हमारे हार्ट है, दिल, जिसकी इमेज मैं भी आज सही नहीं बनाने वाला, लो हार्ट बना दिया मैंने। यहां पे हार्ट में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने में निम्नलिखित में से क्या सहायता करता है? तो आपको पता है हमारे पास में होता है लंग्स, यानी फेफड़े। फेफड़ों से जो ऑक्सीजन होती है, जो ऑक्सीजन आती है, वो ब्लड में घुलित हो जाती है, और ब्लड में घुलने पर यहाँ पे हमारे हार्ट में जो है वो कौन सा ब्लड पहुंचता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, जिसमें ऑक्सीजन होती है। ठीक, ये आपका ऊपर वाला पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं निलय। ये आपका बायां आलिंद है, ये बायां निलय है। जिस तरीके से यहां पे बायां है, तो ये आपका दायां आलिंद भी कहलाता है, और ये दायां निलय कहलाता है। अब मैंने ये बोला कि ऑक्सीजन वाला ब्लड पहले बाएं आलिंद में आएगा, फिर ये कहां जाएगा? बाएं निलय में आएगा। और यहां से जब निकलेगा बाहर, तो बाहर निकलने के बाद ये कहां जाएगा? सेल के पास जाएगा। और सेल के लिए अभी हमने पढ़ा कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जहां पे ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है, और पायरुवेट में टूटकर एटीपी में एनर्जी देता है। माइटोकॉन्ड्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्टेज के रूप में मिलती है। तो यहां पे वेस्टेज के रूप में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली, और उसको भी ले जाएगा कौन? ब्लड ले जाएगा। और अगर ब्लड ले जाएगा तो इसका मतलब क्या है? ये ब्लड जो है ऑक्सीजन वाला है, और ये जो ब्लड सेल के बाद मिला है ये कैसा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। और ये कहाँ मिलेगा? ये जाएगा आपका दाएं आलिंद में, और फिर इसके बाद ये दाएं निलय में, और दाएं निलय के बाद फिर से लंग्स में जाता है। ये प्रोसेस चलती रहती है, जो कि आपका ब्लड का यहाँ पे क्या होता है? ब्लड को एक जगह पे दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है, यानी सेल तक पहुंचाया जाता है, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक तरफ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, इनमें भरा हुआ है, और यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड इनमें भरा हुआ है। इसको कोई ना कोई डिवाइड कर रहा होगा, यानी इन दोनों में एक दूसरे से मिलते तो है नहीं ये।
और मिलते नहीं है, जो किसी को ही डिवाइड भी कर रहा होगा, तो वो दीवार क्या कहलाती है जो इनको डिवाइड कर रहा है? इस दीवार को हम कहते हैं सेप्टम। और ये सेप्टम जो है यहां पे आंसर में दिया नहीं है, तो आप क्या कहोगे कि हमारे पास में जो चैम्बर हैं, इन चैम्बर के बीच में एक क्या है, एक हमारे पास में दीवार है, एक मेम्ब्रेन है, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला ब्लड है ये मिलते नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चैम्बर के बीच की जो भित्ति है वो इन दोनों को मिलने से रोकती है। आप नहीं सर, आप दिल मत बनाइए, बहुत हर्ट होता है। ये क्या है सर? ये समझाने का एक तरीका है कि हम यहाँ पे हर्ट को समझ रहे हैं, जहाँ पे 4 चैम्बर होते हैं, 4 अलग अलग रूम होते हैं, और आप कहते हो कि हर रूम में कोई ना कोई अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हर्ट का काम ऐसा कुछ नहीं होता। केवल यहाँ पे ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाना होता है, और हम बना रखे हैं सबको पागल कि हर्ट ये करता है, हर्ट वे करता है। हम दिल से सोचते हैं भाई, सोचने वाला काम केवल दिमाग का होता है, और दिमाग में रहता है आपका हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस कराता है हमसे ये इमोशंस वाले काम। तो अपने दिमाग को शांत रखिए, दिल की बातों में मत आइए, क्योंकि दिल कोई बात नहीं करता, दिल केवल ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रहा है, किसी को कोई हर्ट नहीं होता। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। दिल में बहुत दर्द छुपा है तो भाई उसको जाके दिखाओ, और इसी वजह से अटैक आ सकता है, और उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। भाई 14 पढ़ा दिया मैंने क्या? हाँ 15। एक प्रकाश किरण वायु माध्यम से जल माध्यम में इस प्रकार जाती है कि आपतन कोण x डिग्री है और अपवर्तन कोण y डिग्री है, और हमारे पास में हमने अभी स्नेल का नियम पढ़ा, साइन वाई जो पढ़ा था, साइन आई अपॉन साइन आर, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो अब यहाँ पे इसी की बात हो रही है, तो चलिए इसको भी देखते हैं, इसको भी कंप्लीट करेंगे। मैंने बोला था आपके पास में कि एक आपके पास में मीडियम है, ये क्या है हमारे पास में, कोई एक मीडियम है, ठीक है। इस मीडियम में हमारे पास में एक नॉर्मल होगा, भाई हमारे पास में, चलो ये नॉर्मल भी है। अब ये आपको दिख रहा होगा ये नॉर्मल है। अब यहां से क्या होगा कि कोई प्रकाश किरण आती भी होगी, भाई आएगी, सीधी बात है, यहां पे कोई प्रकाश किरण आएगी भी, और आएगी तो जाएगी भी थी, कहते ना कि जो आया है वो जाएगा भी। तो यहां पर कोई प्रकाश किरण है वो यहां से जाती है बाहर। अब मैं इसको कलर ले लेता हूं दूसरा, ये गई बाहर, ठीक। अब मैं यहां पे कहता हूं कि हमें यहां पे एक कोण दिया है, ये x है, और इसके बीच में कोण दिया है ये क्या दे रखा है, y दे रखा है, और ये क्या है, ये वायु है, और ये क्या है, ये जल है। और अगर ये वायु जल है तो थोड़ा सा हो जाएगा ये थोड़ा सा गलत, क्योंकि वायु और जल की बात आएगी तो यहां पे क्या होगा, ये जो है वो थोड़ा सा झुकेगा, क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है। ये आपका x, ये आपका y। अब कहते हैं ये वायु है, और ये वायु से कहां जा रहा है, जल में जा रहा है। इतनी बात पता चल गई, ये हम अपवर्तन में पढ़ चुके हैं। यहां से हमें कुछ दिया नहीं है, यहां पे हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, साइन वाई और अपॉन साइन एक्स का मान। और साइन वाई अपॉन साइन एक्स का मान हम तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास में अपवर्तनांक की वैल्यू दी गई हो। तो पहले मैं एयर की बात करता हूं, एयर यानी वायु का अपवर्तनांक जो है वो कितना होता है, तो याद रखना वो होता है आपका 1.0003, लेकिन इसको हम अप्रॉक्स बन ले लेते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास में पानी का अपवर्तनांक जो कि हमें यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.3 दे रखा है, तो ये ले लिया हमने 1.3, ठीक है। अब क्या करना है आपको वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू को पुट करोगे तो क्या करोगे यहां पे, तो यहां हम लेंगे पहले माध्यम का अपवर्तनांक जो कि 1 है, और इसका मतलब कौन सा एंगल बना रहा है, साइन एक्स बना रहा है। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो कि 1.3 है, और एंगल यहां पे बाई बन रहा है, तो यहां पे हो जाएगा साइन बाई। यहां से हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन बाई और साइन एक्स की। तो यहां पे रेशियो बन जाएगा साइन बाई अपॉन साइन एक्स। अब बताओ क्या बनेगा, 1.3 जो है ये कहां जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/1.3। और इसी के कारण ही हमारे पास में आंसर जो होगा वो हमारा कौन सा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दिल की जो मानू तो जग रूठ जाए, जग की जो मानू तो जान चली जाए, न दिल माने न दुनिया। ये क्या था? इसे छोड़ो, इसे पढ़ लो। यहां पे प्रकाश किरण आई,
वायु से कहाँ जा रही है, जल में जा रही है, तो ये नॉर्मल की ओर झुक रही है। यहाँ पे हमारे पास में जो अपवर्तनांक, यहाँ पे अपवर्तन जो रे है, इस यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एंगल x है, इन दोनों के बीच में y है। अब मेरे को अपवर्तनांक दे रखा है, किसका, जल का दे रखा है, और एयर का अपवर्तनांक मेरे पास में होता है 1। तो आप यहाँ पे स्नेल का नियम लगाएंगे, जो हो जाएगा पहले माध्यम का अपवर्तनांक मल्टीप्लाई जो एंगल बना रहा है हमारे पास में उसकी ज्या, तो उसे कहेंगे साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1.3 इंटू साइन वाई। और यहां पे मुझे साइन वाई अपॉन साइन एक्स की वैल्यू निकालनी थी, जो निकल के आ गई है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। यहां पे कहता है निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक अधिकतम होता है। तो क्वथनांक क्या होता है भाई, क्वथनांक को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जहां पे कोई भी चीज उबल जाती है उसे कहते हैं बॉइलिंग, और जहां पे मेल्ट हो जाती है उसे कहते हैं मेल्टिंग। तो आपसे क्वेश्चन में 4 चीजें दी गई हैं। अगर मैं इन 4 चीजों की, यानी 4 जो हमें यहां पे दे रखे हैं यौगिक, इनके मेल्टिंग पॉइंट और इनके बॉइलिंग पॉइंट का पता लगा लूं, या फिर मैं कहूं केवल बॉइलिंग पॉइंट का पता लगा लूं, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे मैं बता दूंगा कौन सा मैक्सिमम होता है। आपसे अगर मैं एथेनॉल की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, एथेनॉल की बात कर रहा हूं, तो इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, ये होता है आपका एथेनॉल। और इस एथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट होगा कुछ, तो भाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 156, ठीक है। और यहां पे इस एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो वो कितना होता है 351, याद कर लेना भाई। ये हो गया इन दोनों का। अब बात करते हैं मीथेन। मीथेन को तो सभी जानते होंगे, CH4। और इस मीथेन का हमारे पास में मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो कितना होता है 90 होता है। और यहां पे बॉइलिंग पॉइंट कुछ होगा, तो वो कितना होता है 111 होता है। अब आता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा CH3COOH, ये हमारा क्या कहलाता है, एसिटिक अम्ल कहलाता है। और यहां पे मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका 290, और बॉइलिंग पॉइंट इससे 100 ज्यादा यानी 391 होता है। क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, जिसकी वजह से लोग बताते हैं कि भाई बेहोश हो जाते हैं, फिल्मों में तो तुरंत बेहोश हो जाते हैं ऐसा दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, और यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट 209 होता है, और आपका बॉइलिंग पॉइंट 334 होता है। अब आपसे अगर मैं ये कहूँ, भाई क्या कहूँ मैं, कि इन चारों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, क्योंकि क्वथनांक पूछा है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। भाई दिमाग लगाओ, आंसर दो। अब आप तो तुरंत बता दोगे कि 351, 111, 391, 334 में सबसे ज्यादा जो दिख रहा है वो हमें एसिटिक अम्ल दिख रहा है। इस वजह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर आपके पुराने विद्यार्थियों ने आना बंद कर दिया है, अब क्लास में पता नहीं क्यों नहीं आते हैं। तो भाई आप लोग ही शेयर नहीं करते होंगे, आपके ही फ्रेंड हैं, तो इसी वजह से नहीं आते होंगे। और यहाँ पे सर आपकी स्टूडेंट रूही, जिसका पुलिस में नंबर आया था, फाइनल मेरिट में बाहर हो गई है। भाई ये तो गलत है, अगर ऐसा हुआ है तो मैं भी इस बारे में कहूँगा कि यार इतने अच्छे बहुत मुश्किल से किसी भी एग्जाम को हम क्वालिफाई कर पाते हो, क्वालिफाई करने के बाद में उसकी फाइनल मेरिट में अगर नहीं आ पाता है तो बहुत दुख होता है। और बहुत, जैसे मैं अपना कहूँ कि मैं भी कई बार फाइनल लिस्ट तक पहुंच चुका हूँ लेकिन नहीं आ पाया, रीजन कुछ भी है उस चीज़ को, लेकिन हम वहाँ पर बस दुख मना के रह जाते हैं, लेकिन उस दुख को समझने वाला कोई नहीं होता है। क्योंकि ऐसे टाइम पे कुछ कदम भी उठा लिए जाते हैं। मैं तो आप लोग वहाँ पर उसको बात करें, कहें कि आगे और भी भविष्य है, ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है। ग्रुप डी के अलावा आपके पास में हमारे आप लोग देखोगे भाई पुलिस की वैकेंसी फिर से आ रही है। फिर से मेहनत करो, फिर से उठो, फिर से दौड़ो, फिर से जाओ। कहते ना कि तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, विवेकानंद का कोट है, और इस कोट पर ध्यान दो। उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो यहाँ पर हमारा लक्ष्य क्या है, उस पुलिस की जॉब को पाना। अगर आप फाइनल मेरिट से रह गए हो तो कोशिश करो एक और बार, शायद हो सकता है इस बार हो जाए। भाई क्लोज आकर रह जाना तो बहुत, इससे और ज्यादा दुख क्या होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बीच कोई कोण होता है तो प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के कौन से नियम का यूज किया जाता है, यानी दाएं हाथ का। यहां पे दाएं हाथ की बात करें तो मैंने कल भी बताया था
कि अंगूठा ऊपर, इसके जस्ट 90 डिग्री का कोण जो कि इंडेक्स फिंगर है, और फिर 90 डिग्री का कोण जो कि आपकी मिडिल फिंगर है, ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। आंसर मुझ गया मुझे तुरंत, यहां पर एक हो जाएगा आपका 90 डिग्री। जो अंगूठा है चालक की दिशा को चालक की गति को बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा होगा, हमारा इंडेक्स फिंगर बताएगी। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी डिटेल जो है मैं कल बता चुका हूं, इसलिए ज्यादा डिटेल करने वाले नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, भाई समझाना तो पड़ेगा, अब समझाने से ही कुछ हो सकता है। समझाओगे, आगे आने वाली क्लासेस पे ध्यान दो, आगे आने वाले जो भी एग्जाम है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी तो आपके लिए मेहनत करते हैं। बार बार हम उसी चीज को बार बार पढ़ा रहे हैं, बार बार पढ़ा रहे हैं, और वहां पे हम अपडेट कर रहे हैं। हम लोग भी तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हम भी तो भाई ये कहते हैं कि हमारे 4 स्टूडेंट अगर पास हुए हैं तो भाई 2 स्टूडेंट क्यों नहीं हुए, तो उन 2 स्टूडेंट को फिर से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं। तो वही चीज है, समझो भाई, हर किसी का नहीं आ सकता, लेकिन हमारा आएगा जब हम और अच्छे से मेहनत करेंगे। तो मेहनत करो, मेहनत से बहुत कुछ प्राप्त होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, प्रजनन में मूल घटना क्या है। इन चारों में से हमें बताना है। रिप्रोडक्शन आपका चैप्टर सबसे फेवरेट होता है, और इस रिप्रोडक्शन में आप सभी जानते हैं कि एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। और मेल और फीमेल की बात करेंगे, मेल के पास होते हैं स्पर्म, और यहाँ पे फीमेल के पास में क्या होता है, फीमेल के पास में होता है ओवम, यानी जिसे हम एग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों मिलते हैं निषेचन की क्रिया के दौरान, और आपको जाइगोट, यानी ये चेन किसमें होते हैं, यानी ये किस दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट बना देते हैं। और ये जाइगोट जो बन रहा है ना, एक प्रकार से ये आपकी नई सेल होती है। और यहाँ पे जो नई सेल बन रही है, तो इन चारों में से कौन सी जो घटना होगी जिसे हम बेस कहेंगे, सबसे बेसिक इवेंट कहेंगे। तो बेसिक इवेंट क्या है, यानी यहाँ पे अगर डीएनए की कॉपी कर दी जाए, यहां पर मैं कहूं डीएनए की कॉपी कर दी जाए, ये सबसे बेस है। जब प्रजनन हो जाए, यानी जाए नई सेल बने, तो डीएनए की कॉपी हो जाएगी सबसे पहले, उसके बाद सारी चीजें होती रहेंगी। सबसे पहले यानी जो बेस है हमारा, वो बेस क्या है, डीएनए की कॉपी होना, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। तो बेसिक इवेंट है ये, हमसे बेसिक इवेंट ही पूछा गया है। वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, भाई सभी का फेवरेट होता है, सब लोग इसी को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, और इसी के बारे में कुछ भी नॉलेज किसी को है नहीं। ये 100% श्योर है कि सबसे ज्यादा अगर पढ़ा जाता है जो चैप्टर बायो में, वो रिप्रोडक्शन ही होता है। और रिप्रोडक्शन ऐसा चैप्टर है, पढ़ने के बाद भी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, अच्छे से नहीं जानते हैं, इसलिए बार बार पढ़ते रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे दे रखी है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रजनन में मूल घटना डीएनए प्रतिलिपि का निर्माण है, जो तब होता है जब कोशिकाएं अपने डीएनए की प्रतिलिपियां बनाती हैं। यह प्रक्रिया कोश का विभाजन और आनुवंशिक जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। यही पॉइंट आपका लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, वहां से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं और इन चीजों को जान सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से आते हैं। भाई कैसे बताया जाए, एनसीईआरटी पढ़ो, पढ़ लो, बस कुछ भी पढ़ो लेकिन पढ़ो। चलिए, आज की क्लास में आखिरी क्वेश्चन था। आखिरी क्वेश्चन होने के बाद मैं आपको फिर से बताता हूं क्या, कि यहाँ पे यादबिन स्मार्ट क्लासेस की हमारी एप्लीकेशन है। आप हमारे साथ में पीवाईक्यूज को यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, अगर हमारे पास में थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ में मिलकर पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी और कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे यादबिन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको हमारा चैंपियन बैच दिखेगा, और चैंपियन बैच की फीस केवल आपको 399 रुपए है। और 399 रुपए में हर वो कंसेप्ट को समझाया जाएगा जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो एग्जाम से रिलेटेड होगा, जो अपडेटेड कंटेंट होगा, जो एग्जाम में आने के चांसेस का बहुत ज्यादा होंगे, केवल उन्हीं को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ज्यादा हमें वैज्ञानिक बनना नहीं है, ज्यादा डीप जाना नहीं है, उतना पढ़ना है जितना हमारी जरूरत है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। और जो ये कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी अपडेटेड एनसीईआरटी पढ़ो, ये बात मैं कहूंगा। बाकी यहां पे आपको अगर हमारी क्लासेस पढ़नी है तो हमारी क्लासेस जो है पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है, आपने आज की क्लास अगर अच्छे से पढ़ी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अदर क्लासेस भी देखनी चाहिए। और अदर क्लासेस देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, हमारी सारी क्लासेस देख सकते हो, इससे पहले के पेपर जो मैंने सॉल्व कराए उनको भी देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ में पीडीएफ सबको चाहिए होता है, जितने भी साथी जुड़ते हैं पहले सबसे पहले मांग होती है, सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इसकी पीडीएफ बता दो बस, और कुछ मत बताओ।
पढ़ा लो, लेकिन पीडीएफ जरूर बता दो। तो भाई हमें बता देता हूं कि पीडीएफ जो मिलने वाली है वो हमारे यादवेन स्मार्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। आप यहां पे जाएंगे, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अच्छी बात है अगर ज्वाइन करते हैं तो हमारे भी सब्सक्राइबर काउंट होंगे, हमारे भी फॉलोअर काउंट होंगे। दूसरा ये है कि आपको फाइल भी मिल जाएगी, तो दोनों ही चीजें होंगी, दोनों का काम आसान हो जाएगा। बढ़े नहीं फिर बार बार सर्च करोगे, तो इससे अच्छा कर ही लो। बाकी आपको मैं सारा बेस इसके बारे में बता चुका हूँ। लाइव क्लासेस तो रहेंगी, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी, पीडीएफ हम देंगे ही देंगे, बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, थ्योरी कंप्लीट कराएंगे। भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं कराएंगे तो फिर पढ़ोगे कैसे भाई। कंटेंट जो होगा वो भाई बिल्कुल अपडेटेड होगा। अपडेटेड का मतलब है कि जो आपका एग्जाम में पूछना है और जिस सिलेबस से पूछना है उतना पढ़ाना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। टेस्ट सीरीज हर एग्जाम के लिए जरूरी होती है। पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, कंसेप्ट पढ़ लिया, अब हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा भाई, नहीं। उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज लगानी होंगी। टेस्ट सीरीज से आपका मालूम पड़ेगा कि आपने जो पढ़ा है आपको वो लैंग्वेज समझ में आ रही है कि अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो आप आंसर दे सकते हैं। उस चीज के लिए आपको टेस्ट सीरीज भी देनी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कैसे डाउनलोड करना है, क्या क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे यादवेन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको ये वाला पेज दिखेगा जो हमारा होम पेज है, जिसमें आपको हमारा बैच दिख जाएगा। और इस बैच पे जब क्लिक करेंगे तो आपका बाई नाउ का ऑप्शन भी दिखेगा। खरीद लेना भाई। बहुत ज्यादा चिल्ला लिया मैं, अब थैंक यू। क्लास होगी ओवर। और ये क्लास आपको कैसी लगी, इस क्लास को बताना जरूर कि आपको ये क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। उसके साथ ही पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, फीडबैक जरूर दे दिया करो, जिससे कि हमें पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो उस बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ चेंज तो नहीं करना, कुछ और तो नहीं लाना, ये सारी चीजें आप बताओगे। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं आया, तो उनके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे, और जिनको आ गया है अगर वही चीजें सेम चलती रहेंगी तो हम अपडेट करेंगे नहीं। तो अपडेट करवाना है तो भाई फीडबैक दे दिया करो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे। हमारी क्लास होती है रोजाना शाम को 6 बजे। मैं पढ़ाता हूँ आपको साइंस। 5 बजे हमारी होती है जीएस की क्लास, और 8 बजे जो क्लास होती है वो हमारी मैथ्स की क्लासेस होती है, जिसमें हम ग्रुप डी को पढ़ा रहे हैं। यूपीएसआई के लिए भी हम प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यूज लेके आने वाले हैं। तो हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, और हमारे यादवेन स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और एप्लीकेशन को भी जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें अपडेट करने वाली चीजें वो आपको एप्लीकेशन पर ही मिलने वाली हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।